नमस्कार, मैं अनुराग गुप्ता आप सभी का आपके इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो सबसे महत्वपूर्ण टेंस है। इससे पढ़ने से आपको टेंस आ जाएगा लगाने में। और बेसिक से हम बताएं तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब 3 टेंस में चार चार और होते हैं। तो पहले में 4 और होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हमारा पास्ट में ऐसे ही आपको लगा देना है 4 टेंस इसमें। मतलब 3 टेंस में चार चार और भी टेंस होते हैं। जैसे प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं, पास्ट में 4, फ्यूचर में 4। वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी यही 4 होते हैं। प्रेजेंट जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम ऐसा आपको बताऊंगा कि आप ये देख लोगे तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतनी अच्छे से हम समझाएंगे आज। और अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो समझ ही गए होंगे कि क्लास कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया ये होती है, इसका मेन वर्ब क्या होता है? मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यांत में ता है, ती है, ते हैं, ती है का प्रयोग होता है। जैसे राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं। जब लास्ट में मुख्य क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं ये दिख जाए तो आप सिंपल से आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है। आप समझ जाइए। जैसे राम घूमता है, राम नाचता है, राम खाता है, राम पीता है। आप ऐसे जब आपको सेंटेंस दिखे तो आप ता लास्ट में आए तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जो हमें ना ही उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ना ही कोई क्या बोलते हैं, ना ही कोई निगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब नकारात्मक होता है। ये सिंपल रहता है। इसमें ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ना ही कोई नहीं इसमें वाक्य में आता है। तो चलिए जानते हैं। पहले आपको इस बनाने में कौन कौन सा इसमें ज़रूरी होता है कि आप कौन कौन सा मिलके ये सेंटेंस बनाया जाता है। पहला सब्जेक्ट ले लीजिए, रूल नंबर पहला सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बाकी ऑब्जेक्ट। समझिए, आपको सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। यस या यस केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब कीजिएगा, और बाकी ऑब्जेक्ट। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसे लिख दिया हूँ समझाने के तरह से। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो कहता है, सेकेंड पर्सन वह होता है जो सुनता है, और थर्ड पर्सन वह होता है जो पहले वाला आदमी दूसरे को बताता है
और किसी दूसरे के बारे में, उससे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, कौन सा वाक्य रहता है, उसे फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई होता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है, वी दे। मतलब अब समझ जाइए, आई वी दे यू। देखिए यहाँ पर यू भी होता है, मैं सॉरी में लिखा नहीं, मतलब यू भी होता है। आई वी दे यू, ये जो होता है ये फर्स्ट और सेकेंड में मिक्स होते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और वी यू दे सेकेंड पर्सन। तो इसको एक ही पर्सन में जोड़ा जाएगा। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो है जैसे राम, राम, सीता, गीता, रोहन, सोहन, ही, सी, इट, ईटीसी। मतलब आई वी दे यू छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई वी दे यू को छोड़ के बाकी सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आप समझ गए। अब ये समझना है भाई, व्हेन टू पुट ईएस विथ मेन वर्ब। हिंदी में समझिए, मुख्य क्रिया के साथ ईएस कब लगाएं। अब समझिए भाई कि ईएस किस मुख्य क्रिया के साथ लगाएं। अब समझिए रूल नंबर 1, मेन वर्ब एंडिंग विथ ओ, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो। जैसे किसी, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, मुख्य जो क्रिया होता है उसके अंत में ओ हो तो यस या यस का प्रयोग किया जाता है। देखिए समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए, हाँ, गो तो ई एस लग जाएगा। मुख्य क्रिया के अंत में ओ हो, मैं भी बताया ना, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो उसमें ई एस लग जाता है। जैसे थर्ड पर्सन जब आप बनाओ ना तो उसमें गो आया और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो गो आया, तो उसको कैसे ई एस कब लगाते हैं उसके बारे में ये समझाता हूँ। तो ओ अगर लास्ट में हो, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो तो उसमें ई एस बढ़ जाता है। जैसे डू हो तो डू में ई एस बढ़ जाए क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया ओ है। तो लास्ट में अगर ओ है तो ई एस बढ़ जाता है। आप समझ गए। रूल नंबर दूसरे में आप समझिए। अब ये दूसरा रूल नंबर समझिए, विथ द मेन वर्ब्स एंडिंग विथ डबल एस और एस एच। हिंदी में समझिए, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या यस एच हो, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या यस एच हो तब क्या लगेगा, यस या ई एस लग जाए, अरे ये डबल ई एस लगेगा, सॉरी ई एस लग जाएगा। जैसे किस, मिस, पास, पुश, रस, इटीसी। ऐसे ही जब डबल यस हो तो उसके अंत में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना हो तो ई एस लग जाएगा। जैसे मिस, पास, रस, पुश, इटीसी। ऐसे ही आप समझ गए होंगे। अब तीसरे रूल पे समझिए। अब रूल नंबर तीसरे में समझिए, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वो जो वाई नहीं हो, वाई है ना लास्ट में, कॉन्सोनेंट के बाद वाई है तो वो क्या हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाओगे तो उसमें आई में कन्वर्ट होके ई एस लग जाएगा। जैसे ट्राई तो ट्राइस, मेरी कॉन्सोनेंट के बाद वाई है तो वाई को हटा के आई में कन्वर्ट हो जाएगा और ई एस लग जाएगा। तो मेरी के मेरीज, ट्राई के ट्राइस, फ्लाई के फ्लाइस। समझ में आया। और स्पेशल केस, एक स्पेशल केस और समझिए, विथ द मेन वर्ब एंडिंग विथ वावेल प्लस वाई। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वावेल प्लस वाई हो, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को
आई में कन्वर्ट करके यस लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझिए, जिन क्रियाओं के अंत में वावेल प्लस वाई हो तो वो आई में कन्वर्ट नहीं होगा, उसमें खाली यस लग जाएगा। जैसे से, तो से में वाई से पहले ए है तो ये आई में कन्वर्ट नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसमें खाली यस लग जाएगा। प्ले, प्लेस हो गया, सेस। ऐसे ही अब हम सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब समझ में आया इधर का। राम स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? राम स्कूल जाता है। सब्जेक्ट कौन है? राम। मेन वर्ब क्या है? गो, मतलब जाना। जाने को कहते हैं गो। और थर्ड पर्सन हमारा राम है, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा? ईएस। राम गोज टू जा, और बाकी बचे हुए ऑब्जेक्ट को स्कूल, बाकी ऑब्जेक्ट का है स्कूल है, तो राम गोज टू स्कूल। अब टू क्यों लगाया गया है? टू एक प्रीपोजिशन है, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे आगे। पहले आप इतना समझिए। मैं पार्क में खेलता हूँ। कौन खेलता है भाई? मैं खेलता हूँ ना। सब्जेक्ट कौन है? मैं के लिए सब्जेक्ट है आई। खेलता हूँ, और आई कौन सा? सिंगुलर है। इसमें ध्यान दीजिए, सिंगुलर से ही सारा काम होता है। सिंगुलर कौन सा है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मैं बताया हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईएस नहीं लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ ईएस लगता है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसके साथ ईएस नहीं लगेगा। तो आई मतलब मैं, पार्क में खेलता हूँ। मेन वर्ब कौन सा है? खेलना। खेलने को कहते हैं प्ले। कहाँ खेलते हो? पार्क में। बाकी ऑब्जेक्ट इन द पार्क। आई प्ले इन द पार्क। आगे बढ़ते हैं। अमन घर जाता है। अमन सब्जेक्ट कौन कौन है? अमन घर जाता है ना, तो सब्जेक्ट कौन है? अमन है। अमन कौन सा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यस या ईएस का प्रयोग होगा। जैसे अमन घर जाता है, अमन के लिए सब्जेक्ट। मेन वर्ब कौन सा है? मतलब मुख्य क्रिया क्या है? जाता है या आता है। अमन घर जाता है, अमन घर आता है। तो अमन घर आता है, तो अमन के लिए सब्जेक्ट क्या है? अमन है, तो अमन लगाया। और अमन है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और आता है को कम है, तो ईएस लग जाएगा, क्योंकि अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें ईएस लग जाएगा। और बाकी बचे हुए ऑब्जेक्ट होम। बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? घर है, तो बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? घर को होम। अमन कम्स होम। अमन घर आता है। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें नकारात्मक वाक्य होता है। नकारात्मक वाक्य, इन वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा हेल्प लेना पड़ता है। सब्जेक्ट, डज, डू प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। आज समझ गए। इसमें सब्जेक्ट, डज नॉट, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और आप फिर से समझा देता हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसमें आधा सिंगुलर को आधा ही लिखा गया है। अब आप समझ सकते हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। आप समझिए अच्छे से, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और नहीं आता है तो इसमें डज नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसमें डू के साथ यस और बढ़ गया और नहीं के लिए नॉट लगाया गया। तो राम सब्जेक्ट कौन है? राम। और फिर क्या बताया गया है? डज नॉट, डू नॉट। अब इसको डज नॉट, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसे डज नॉट। अब क्या है? मेन वर्ब क्या है भाई? जाता है ना, तो गो। और फिर क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा ना, तो ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो स्कूल तो एक ही साथ में पढ़ें। राम
डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैं पार्क में खेलता हूँ। अब मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हूँ और मैं बताया हूँ कि इसके साथ खाली डू नॉट लग जाए। आप समझिए, मैं पार्क में खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। अच्छे से समझा दूँ? ऐसे ही समझ जाओ। मैं के लिए आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और खेलने को फिर नहीं, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लगाना है? डू नॉट या डज नॉट। तो फर्स्ट पर्सन के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ। और फिर क्या बताया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? प्ले खेलना को खेलते हैं या खेलने को प्ले कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है? पार्क में, इन द पार्क। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। अमन घर नहीं आता है। अमन घर नहीं आता है। अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए इसके साथ डू नॉट। तो अमन थर्ड पर्सन, इसलिए अमन के साथ डू नॉट। और आता है तो कम, और घर ऑब्जेक्ट के लिए घर के लिए होम। अमन डू नॉट कम होम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? WH फैमिली के वीडियो में बनाऊंगा जल्द ही। WH फैमिली रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ। WH फैमिली वह होता है जिसमें व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, ये सब WH फैमिली में आते हैं। तो इसमें पर्सनवाचक वाक्य में WH फैमिली डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नहीं है तो नॉट लगाओ और नॉट नहीं है तो मत लगाओ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप समझिए अच्छे से। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आप खेलते हो? तो यू के साथ अगर मैं बताऊं सेकेंड या फर्स्ट हो तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो यू कौन है? सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों एक ही में मिल जाता है। तो ये फर्स्ट ही पर्सन पकड़ो या सेकेंड पर्सन पकड़ो। तो यू डू नॉट प्ले। अब ये भी एक बात ध्यान में रखो कि अगर यस या नो में जवाब मिल जाए तो व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या का? क्योंकि ऐसे भी आप समझ जाओ कि अगर सबसे पहले क्या से शुरू होता है तो क्या का अनुवाद नहीं किया जाता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो तो फिर क्या का अनुवाद नहीं करेंगे। क्या के जगह पे आप डू या डज का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे आप कर सकते हो। जैसे आपका सेंटेंस हो उसी प्रकार आप करो कि डू है या डज है, ऐसे आप कर सकते हो। तो क्या आप खेलते हो? तो डू यू प्ले। आप खेलते हो? इसमें भी आप देखिए, क्या आप क्या खेलते हो? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें पूछा था, इसमें आप यस या नो में जवाब दे देते, लेकिन इसमें आपको बताना ही पड़ेगा आप क्या खेलते हो। आप क्या खेलते हो? व्हाट डू यू प्ले। आप क्या खेलते हो? व्हाट डू यू प्ले। इसमें यू के साथ डज क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें यस नहीं लगेगा। तो इसको डू पढ़ा जाएगा। व्हाट डू यू प्ले। आप क्या खेलते हो? आप क्या नहीं खेलते? इसमें भी नहीं का प्रयोग हुआ। देखिए नहीं का प्रयोग, आप क्या नहीं खेलते हो। तो क्या अगर हो बीच में तो आपको WH फैमिली में जाना है और वहाँ से कोई वर्ड रखना है आगे। पहले WH फैमिली लगाओ। WH फैमिली क्या का इंग्लिश व्हाट, और फिर डू डच, तो आपके लिए यू लगेगा इसलिए डू, और फिर
फिर डू, डज डू हो गया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आप, तो यू। और फिर बोला हूँ ब्रैकेट में हुआ है कि अगर नॉट हो तो नॉट लगाओ या नहीं लगाओ, तो इसमें नहीं है इसलिए नॉट लगाया। और मेन वर्ब कौन सा है, प्ले है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा दिया मैंने, प्ले। व्हाट डू यू नॉट प्ले, आप क्या नहीं खेलते हो। फिर कोई ये वाला भी समझिए, क्या राम स्कूल जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि क्या राम स्कूल जाता है, तो ये राम कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो क्या क्या अनुवाद इसमें व्हाट नहीं करेंगे। भी बताया हूँ कि अगर क्या लास्ट में हो तो इसका अनुवाद नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए। तो राम, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईएस लगता है, तो राम क्या के लिए, डज, और सब्जेक्ट है राम। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जाने को कहते हैं गो, और बाकी ऑब्जेक्ट स्कूल। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। ऐसे ही हमारा सेंटेंस क्लियर होता है। और बहुत लोग ने कमेंट किया कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताओ, और मैं भी जानूँ सर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो शुरुआत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने बता दिया हूँ, और अगली वीडियो में अब मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊँगा। और अच्छे से मैंने समझा दिया हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।